Everyone, let's start with the paper October-November 2020, variance 11. Which statement is correct? Chlorine has a relative isotopic mass of 35.5. Guys, it is wrong because ये जो है आपके पास relative atomic mass होता है because it is given in the periodic table. So ये isotopic mass नहीं होगा, it is relative atomic mass, which is why it is wrong. Next is chlorine has a relative molecular mass of 70. By the way, chlorine का MR 71 होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा आपके पास. MR of Cl2 is 35.5 times 2 करेंगे तो 71 आएगा बेटा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया आपका. ICl has a relative molecular mass of 162.4. तो बेटा आयोडीन का जो मास है आपके पास वो है 126.9 प्लस क्लोरीन इज 35.5. तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा आपके पास मास आ जाएगा 162.4. तो 162.4 ये है, that is going to be your right answer. ठीक है. Now sodium chloride has a relative molecular mass of 58.5. Guys, याद रखिएगा कि sodium chloride is an ionic compound, and ionic is an ionic compound, so it has a relative formula mass, not molecular mass. जो ionic compounds होते हैं उनका relative formula mass होता है, molecular mass नहीं होता, because molecular mass molecular molecules का होता है, compounds का होता है, covalent molecules का होता है. It has relative formula mass, तो ये आपका गलत हो गया. ठीक है. Now the next is strontium metal can be extracted from strontium oxide by the reduction with aluminum. ठीक है. One of the possible reactions shown, ये equation given है, वो कह रहे हैं आपसे what is the maximum mass of strontium metal that can be produced from the reduction of 100 gram of strontium oxide using this reaction. Okay. तो सबसे पहला मैं moles of strontium oxide determine करूंगा. मुझे मास गिवन है 100. स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का बेटा MR होता है आपके पास 103.6. तो आपके पास यहाँ से मोल्स आ जाएंगे इसके 0.965 मोल्स. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम में 6:3 का रेशियो है. तो अगर आपने 0.965 कैलकुलेट किए थे तो मोल्स ऑफ स्ट्रोंशियम कितने हो जाएंगे? तो बेटा यहाँ से मोल्स ऑफ स्ट्रोंशियम हो जाएगा आपके पास 0.4825. ठीक है. अब जाहिर सी बात है मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ स्ट्रोंशियम कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा स्ट्रोंशियम के AR से, विच इज 87.6. तो यहाँ से मास ऑफ स्ट्रोंशियम कितना हो जाएगा बेटा? 42.26 ग्राम. तो 42.26 ग्राम इज बेसिकली B इज द राइट आंसर. ठीक है. फिर वो आपसे कह रहे हैं कि a single phosphorus nucleus can be produced when a single sulfur nucleus joins with the particle X. In the process, a proton is emitted. ठीक है. तो आप सबसे पहली तो बात ये कि इसकी इक्वेशन लिख लो. आपके पास सल्फर है, इसका मास 32 है, एंड ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर 16 होगा. ये एक पार्टिकल X के साथ ज्वाइंट हो रहा है और ज्वाइंट होने की वजह से इसने फॉस्फोरस बनाया जिसका मास जो है वो 32 है, एंड ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है. राइट. आप जानते हैं कि जब भी कोई इस तरह का रिएक्शन होता है
टोटल मास जो है वो कंजर्व हो जाता है ऑन बोथ द साइड। तो अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 होने चाहिए। इस सेट के प्रोटॉन इज एमिटेड, इसका मतलब यहाँ पर एक प्रोटॉन भी आएगा और उस प्रोटॉन का मास उस प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 1। तो देखें यहाँ पर टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए 16 और यहाँ भी टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए 16। तो जब भी इस तरह का रिएक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर भी सेम होता है ऑन बोथ द साइड। सही है। तो ये बेसिकली प्रोटॉन तो नहीं हो सकते इसलिए क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो पार्टिकल एक्स जो है प्रोटॉन तो नहीं हो सकता क्योंकि 16 प्रोटॉन्स यहाँ है 16 प्रोटॉन्स यहाँ है, राइट। 16 प्रोटॉन्स यहाँ है 16 प्रोटॉन्स यहाँ पर है, तो ये प्रोटॉन नहीं हो सकता। सही है। अगर 16 प्रोटॉन्स है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं हो सकते, राइट। चलिए यहाँ से 32 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 न्यूट्रॉन, राइट। और यहाँ 32 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 न्यूट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, इसका मतलब सल्फर किसके साथ कंबाइंड हो रहा था न्यूट्रॉन के साथ कंबाइंड हो रहा था। तो बेसिकली दिस पार्टिकल इज बेसिकली न्यूट्रॉन। प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन सेम, 16 के बजाय 17 न्यूट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये जो पार्टिकल एक्स है ये न्यूट्रॉन है जो कि सल्फर के न्यूक्लियस में जाकर ऐड हो गया, which means C is the right answer. Question number 4. In which of the following, when in liquid form, are there only intermolecular forces based on temporary dipoles between the particles? तो जाहिर सी बात है A would be the right answer, इसलिए क्योंकि ब्रोमीन जो है वो नॉन पोलर है और क्योंकि ये नॉन पोलर है तो इट एग्जिबिट टेम्पररी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। सही है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसलिए गलत। इसमें परमानेंट डायपोल फोर्सेस होंगी, ये भी गलत। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये भी गलत। इंड्यूस्ड डायपोल्स नहीं होंगी बी सी और डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर? तो भाई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन कॉपर एटम ओनली, रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर है आपके पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन कॉपर आयन एंड अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? ड्यू टू strong electrostatic attraction between C of electron and positive ion। और बेटा C of electron को हम delocalized electron भी कहते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे which pair of standard enthalpy changes are numerically equal। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपके पास क्योंकि एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन कैन नॉट इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। फिर कंबशन ऑफ मिथेनॉल एंड कंबशन ऑफ ग्रेफाइट प्लस कंबशन ऑफ दिस, नहीं बेटा, हाइड्रोजन की जो कंबशन होती है इट इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो जाहिर सी बात है ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, दैट्स राइट, ये तो हमने आपको बताया भी है कि कंबशन ऑफ कार्बन इज ऑलवेज इक्वल्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स राइट, इट इज व्हाई सी इज द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं एन एनर्जी साइकिल okay, that's a complicated question guys।
एनर्जी साइकिल इज ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए एनर्जी साइकिल ड्रॉ की गई है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BrCl इज दिस, enthalpy change of liquid to gas is this, and average bond energy of Br calculate करनी है in this, okay, और ये cycle given है, okay, ठीक है, तो जरा देखिएगा, I'll try to fix it। ये वन स्टेप रिएक्शन था और ये मोर देन वन स्टेप रिएक्शन है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स सेम, व्हिच मींस मैं इसके ऊपर हेसेल लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। 2BrF3 बनाए और उसकी वैल्यू है -301, तो 1 मोल की -301 है, यहाँ 2 मोल बना तो मैं टाइम्स 2 कर लूँ, तो हम -301 टाइम्स 2 करेंगे तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -602, ठीक है। आप जानते हैं लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रही है, तो लिक्विड से गैस की जो कन्वर्जन है वो 44 है, और क्योंकि ये 2 मोल है इसलिए 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा बेटा आपके पास 88। जाहिर सी बात है ये एटोमाइज हो गया, और जाहिर सी बात है इसमें टोटल 6 बॉन्ड्स हैं, अगर 2BrF3 देख रहे हो तो 6 बॉन्ड्स हैं, तो मुझे तो ये कैलकुलेट करना है इसलिए मैं 6x ले लूंगा यहाँ पर, राइट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लेते हैं। सो ये वन स्टेप प्रोसेस था, ठीक है बेटे, और ये मोर देन वन स्टेप प्रोसेस है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स सेम, तो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं हेसेस लॉ इस डायरेक्शन से, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस, ये वन स्टेप प्रोसेस है, इट इज इक्वल्स टू दिस प्रोसेस, तो ये हो जाएगा +698 इक्वल्स टू -602 +88 +6x, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 202 किलो जूल्स पर मोल, तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं आपसे इन विच रिएक्शन डज द ग्रेटेस्ट चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर अकर, तो ग्रेटेस्ट चेंज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर हम पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ तो बेटा 0 है और यहाँ +4, तो चेंज +2 का आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ +4 है और यहाँ +6 है, तो यहाँ पर भी चेंज +2 का है, यहाँ +6 है और यहाँ भी +6 है, सॉरी ये +4 है, ठीक है, ये +6 और ये भी +6 है, ये +6 है और यहाँ पर भी +6 है, तो नो चेंज, यहाँ पर भी नो चेंज, तो ग्रेटेस्ट चेंज एग्जिस्ट इन ए, व्हिच इज व्हाई ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, the first stage in the chloride process for the manufacture of titanium consists of the following reactions, what is reduced in this reaction, बेटा टाइटेनियम यहाँ पर +4 है और टाइटेनियम यहाँ पर +4 है, तो इस टाइटेनियम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब डी आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी -2 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। कार्बन यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +4 है, साइमल्टेनियसली +2 भी है, तो कार्बन साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वो आपसे सिर्फ रिड्यूस पूछ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा।
तो क्लोरीन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज ये 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोरीन जो है ना वो -1 है, तो बेसिकली रिडक्शन हो रही है यहाँ, एंड देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बेटा वर्किंग करेंगे। In aqueous solution, sulfuric acid dissociate as shown. H2SO4 dissociate हो रहा है into H ions. This reaction goes to completion. यानी ये fully dissociate हो रहा है। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे तो वो सारे के सारे आयनाइज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं H2SO4 fully dissociated into HSO4 negative plus H ion। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि HSO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट और हाइड्रोजन आयन में। दिस रिएक्शन रीचेस एन इक्विलिब्रियम विद कांस्टेंट Kc। Kc की वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं हो रही। फिर वो कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ अ 2 मोल per dm सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 फाउंड द HSO4 कंसंट्रेशन टू बी 1.98 मोल per dm cube। व्हाट इज Kc? दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो H2SO4 इनिशियली मुझे कितना दिया हुआ है, 2 मोल per dm cube, तो ये भी कितना होगा 2 मोल पर डीएम क्यूब, और ये भी कितना होगा 2 मोल पर डीएम क्यूब। व्हाई? ड्यू टू कंप्लीट आयोनाइजेशन। रेशियो वुड बी सेम, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इज सेम। ठीक है जी, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ये मेरे पास है HSO4 नेगेटिव, ये डिसोसिएट होकर कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट आयंस में एंड हाइड्रोजन आयंस में। तो मैं यहां से इनिशियल अमाउंट ले लेता हूं। HSO4 नेगेटिव इनिशियली मेरे पास कितना है 2, मैंने उसको रखा। सल्फेट मेरे पास 0 होगा, और हाइड्रोजन आयन भी मेरे पास इनिशियली कितना है 2, मैंने उसको भी रखा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स है मेरे पास भाई, यहां से 1.988। मैं यहां से रिएक्टेड मोल्स आइडेंटिफाई कर लेता हूं। अगर इनिशियली 2 थे और उसमें से 1.988 मोल्स रिएक्ट हो गए तो बच कितने जाएंगे, तो बेटा ये बच जाएंगे 0.012 मोल्स। जितने मोल्स रिएक्ट होते हैं उतने ही मोल्स फॉर्म भी होंगे, तो भाई ये 0.012 मोल्स फॉर्म हो गए, ये भी 0.012 मोल्स फॉर्म होंगे। इसमें 2 ऑलरेडी था, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 2.012। सही है। केसी के अब हमारा थर्ड स्टेप है, केसी के एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे। तो प्रोडक्ट है आपके पास 0.012, फिर है आपके पास 2.012, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 1.988 से, तो यहां से केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 1.214 into 10 to the power -2। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए question number 11. An autocatalytic reaction is a reaction in which one of the product catalyzes the reaction. We have done this question before. Which curve would be obtained if the rate of autocatalyzed reaction is plotted against time? The right answer is C, because जब भी autocatalyst का reaction होता है initially rate slow होता है, जब product बनती है वो product as a catalyst behave करना शुरू करती है, जब reaction complete हो जाता है product catalyst में काम करना छोड़ देता है, rate drop हो जाता है। Question number 12. X and Y are two elements in period 3 of the periodic table. Okay, X और Y period 3 के elements हैं, they combine to form compound Z. X और Y compound होकर Z बनाते हैं। अब X forms soluble acidic oxide, या soluble acidic oxide कौन कौन से हो सकते हैं, period 3 कौन कौन से soluble acidic oxide बनाता है,
सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, P4O10 बनाता है और Cl2O बनाता है। ये सॉल्युबल एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। सिलिकॉन बनाते हैं लेकिन वो इनसॉल्युबल ऑक्साइड होता है वाटर के अंदर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ X इन दिस ऑक्साइड इज +4। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ पर X इसकी होगी। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा आपने, दिस शोज कि इट मस्ट बी सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, राइट। फिर वो कह रहे हैं Y forms an amphoteric oxide। तो भाई ये तो बहुत ही क्लियर हो गया कि Y forms an amphoteric oxide, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो Y क्या हो गया आपके पास, एल्यूमिनियम, ठीक है। और X क्या हो गया आपके पास, सल्फर। तो एल्यूमिनियम और सल्फर का कौन सा कंपाउंड बना हुआ है आपके पास, एल्यूमिनियम और सल्फर, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो ब्रावो इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Question number 13. This question is about two elements in group 2, Q and R. ठीक है। Three of the statements shown are correct for metal Q. ये अहम बात है कि तीन statements ऐसे हैं जो कि metal Q के लिए correct हैं, जबकि one remaining statement is correct for metal R, which statement applies to metal R. तो गौर से सुने, वो कह रहे हैं saturated solution of the hydroxide of this metal has a higher pH value. That's right, because barium hydroxide is highly soluble in water, उसकी pH 14 होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बेरियम के लिए है क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है। फिर वो कह रहे हैं दिस मेटल हैज अ कार्बोनेट व्हिच इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैल्शियम कार्बोनेट के लिए था, आई मीन कैल्शियम से रिलेटेड था। दिस मेटल हैज अ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस। तो भाई डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है, तो इट हैज टू बी बेरियम। तो आप लिख दीजिए हमने किस तरह से जज किया कि डाउन द ग्रुप atomic radius increases, which is why हमने कहा कि ये बेरियम से रिलेटेड स्टेटमेंट है। फिर वो कह रहे हैं this metal reacts more quickly with cold water। तो इसका मतलब ये भी बेरियम होगा because down the group reactivity increase होती है, तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन क्विक होगा, reactivity increases, ठीक है। तो बेटा ये स्टेटमेंट बेरियम का, ये स्टेटमेंट बेरियम का, ये स्टेटमेंट बेरियम का, जो थ्री स्टेटमेंट्स हैं वो बेरियम से रिलेटेड है। इसका मतलब मेटल क्यू आपका क्या हो जाएगा, बेरियम, जबकि आर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम, एंड विच इज व्हाई बी इज द राइट आंसर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अरेंजमेंट फॉर एटम ऑफ 4 एलिमेंट्स इज गिवन, व्हिच एलिमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p5। तो A is going to be the right answer. Next, a student mixes pairs of chemical together in a separate test tube. कैल्शियम और वाटर को पेयर करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बेरियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन करोगे तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट और एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को करोगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। फिर मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम नाइट्रेट को कंबाइन करोगे तो बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द मिक्सचर प्रोड्यूसेस अ व्हाइट सॉलिड प्रोडक्ट। व्हाइट सॉलिड प्रोडक्ट ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सही है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो राइट आंसर इज सी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है तो वो इनसॉल्युबल होता है, बिकॉज डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस। ये भी क्या होता है, इनसॉल्युबल, क्योंकि ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप
डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, इसलिए गलत हो जाए, ठीक है। ये भी सॉल्युबल होता है, ये भी सॉल्युबल होता है, ये भी सॉल्युबल होता है। 16. With which compound does concentrated sulfuric acid reacts both with strong acid and oxidizing agent? तो आप जानते हैं राइट आंसर इज सोडियम ब्रोमाइड, क्योंकि जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन की वजह से इसको ब्रोमीन में भी कन्वर्ट करेगा, और एज एन एसिड जब बिहेव कर रहा होगा तो HBr भी बनाएगा, ठीक है। बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ठीक है जी। ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि एज एन एसिड बिहेव करेगा सिर्फ और सिर्फ। ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि एज एन एसिड बिहेव करेगा सिर्फ और सिर्फ। वी हैव डन दिस इन क्लास। सल्फर ट्राइऑक्साइड खुद एसिड है, कैन नॉट रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं अमोनिया कैन अंडरगो एन एसिड बेस्ड रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेटा अमोनिया जो है वो एसिड बेस्ड रिएक्शन कर रहा है HCl से और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। वो कह रहे हैं आपसे द अमोनिया माइन इज बेसिक, गलत। अमोनिया माइन तो कॉन्जुगेट एसिड होता है, वो बेस हो ही नहीं सकता, तो गलत हो गया। द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम HCl डोनेट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर डोनेट नहीं करता, प्रोटॉन डोनेट करता है बिकॉज HCl इज एन एसिड, तो ये भी गलत। The H and H bond angle in ammonia is the same as H and NH bond angle in ammonia mine। बेटा अमोनिया में एंगल होता है 107 डिग्री और यहाँ पर एंगल होता है 109.5 डिग्री, तो सेम तो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर इज डी। क्योंकि मीथेन और अमोनिया माइन में बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री और यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है मीथेन में 109.5 डिग्री, ठीक है। What are the trends in the stated properties of group 2 is descended from magnesium to barium? Decomposition temperature of carbonate। आप जानते हैं down the group thermal stability increase होती है, तो decomposition takes place cannot takes place easily, मतलब decomposition takes place at high temperature। तो अगर high temperature पे होगा तो या तो C है या फिर D है, और down the group ionization energy decrease होती है, तो इसका मतलब D is going to be the right answer। फिर वो कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वा सॉल्यूशन, ओके। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म? कैल्शियम सल्फाइड, तो राइट आंसर इज सी। ये तो हमने आपको नाइट्रोजन सल्फर के टॉपिक में करवाया है, ये ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, इट विल टर्न टू कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। My goodness. Structural and stereoisomerism should be considered when answering this question. Which compound X, Y, and Z are shown? ठीक है, ये दिए में. How many other isomers of this are there in that alcohol? Okay. जगह मेरे पास तो नहीं है. Okay. बेटा ये जो X लिखा हुआ है ना एग्जामिनर ने, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 2 3, और इसमें जो कॉर्नर कार्बन एटम है उसके ऊपर OH है, Cl है और H है, बाकी ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, सही है। ये आपका X हो गया। जो Y है आपके पास वो है आपके पास CH3। मैं स्ट्रक्चर डिस्प्लेड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे रिमेनिंग आइसोमर्स जो है वो बनाने में आसानी हो, अरेंजमेंट करने में आसानी हो। इसके साथ एक चीज नहीं होगी,
इसके साथ OH, ये Cl, ये H, सही है। और Z क्या होगा आपके पास? 1 2 3, जो सेंटर वाली कार्बन एटम है उसमें क्लोरीन और OH अटैच है, तो यहां कर दीजिए हाइड्रोजन एटम्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं ये दोनों तो सेम है। नहीं बेटा, सेम नहीं है, इसलिए क्योंकि X के अंदर पिरामिड पे हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पिरामिड पे क्लोरीन है, तो ये फर्क हो गया यहाँ पर। ठीक है, अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो फिर आइसोमर्स होना शुरू हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं इन तीन के अलावा बताइए कौन कौन सा। ओके, इन तीन के अलावा कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, मेरे पास ये 3 कार्बन एटम्स हैं। मैं पहली पॉसिबिलिटी तो ये कर देता हूं कि मैं यहाँ पर OH कर दूं और यहाँ क्लोरीन कर दूं, है ना बेटा? और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH2OH, राइट। और आप नोट करें ये स्टेरिक है, तो इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमर भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है बेटा इसमें? 1 2 3, यानी मैं OH यहीं रखूं और यहां क्लोरीन कर दूं, सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास CH2 CH2 CH2। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 के एक ही कार्बन से OH और Br अटैच कर दो। नहीं, यहाँ OH रखो, ये भी बन गया। ये भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर OH कर दूं और यहाँ क्लोरीन कर दूं, तो देखो ये कायरल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल आ जाएगा, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है, राइट। तो मैंने OH की पोजीशन चेंज कर दी, जिसकी वजह से नाम चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो मैं नाम देकर दिखा सकता हूँ आपको, नाम दे देता हूँ मैं आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर रहे मामला। ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन 1 O, सही है। ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपेन 1 O। फिर ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपेन 2 ओल, सही है। तो तीनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के दूर हो गए। अच्छा, अब जरा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स भी डिटरमिन कर ले बेटे। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स देखिएगा, एक ये हो गया हमारे पास, ये सेकंड, ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ, ये हमारे पास फिफ्थ, तो राइट आंसर इज 5। इन तीन के अलावा ये 5 बनेंगे, ठीक है। फिर आपके पास है 2 स्टूडेंट्स ईच मेक अ स्टेटमेंट अबाउट 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। बेटा पहले तो आप 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन का स्ट्रक्चर बना लीजिए।
तो जनाब अली 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन 1 2 3 4 ये ब्यूट 1 इन हो गया और 2 मिथाइल ये 2 मिथाइल हो गया। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये आपके पास CH2 हो गया और ये आपके पास CH3 हो गया। ठीक है, बहुत अलर्ट रहना। ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया इस एल्कीन का। आगे चलते हैं। Student 1 states that 2-methyl-butadiene has geometrical isomers। भाई ये तो geometrical isomerism दे ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ सेम ग्रुप लगे हुए, तो geometrical isomerism तो होगा ही नहीं। नो geometrical isomerism, तो स्टूडेंट 1 तो गलत हो गया। ठीक है, ये तो गलत हो गया। आगे चलते हैं। फिर वो कह रहे हैं आपसे Student 2 states that 2-methyl-butanene reacts with HBr in addition reaction to give 1-bromo-2-methyl-butane is the main product. Guys, it can't be the main product, बेटा। ये मेन प्रोडक्ट नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि 1 ब्रोमो है। मार्क ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो ब्रोमीन है वो एक्चुअली इस कार्बन एटम के ऊपर ऐड होना चाहिए ना। चलो मैं करवा के दिखा देता हूँ। तो this is CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। वो कह रहे हैं अगर HBr से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, यानी आप माइनर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं प्रोडक्ट, ये बनाइए आपने प्रोडक्ट। तो ये माइनर प्रोडक्ट है, उसकी वजह ये है कि ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं कर रही। डू नॉट फॉर वाई मार्कोनिकोव रूल, तो इसका मतलब स्टूडेंट 2 भी गलत है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों गलत हो गए। फिर वो कह रहे हैं which statement is correct when referring to the complete combustion of PVC। भाई जब PVC की कंबशन करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और HCl गैस बनती है, राइट। आगे चलो। A gas is made when contributes to global warming। बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा, सही है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द ओनली प्रोडक्ट्स, नहीं भाई HCl भी तो आ रही है, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर वो कह रहे हैं इफ वाटर इज यूज्ड टू क्लीन एग्जॉस्ट गैसेस वाटर बिकम्स एल्कलाइन। भाई एग्जॉस्ट गैसेस को क्लीन करने के लिए वाटर कभी भी नहीं होता इंटरनल कंबस्शन इंजन में, ठीक है। और अगर मैं एग्जॉस्ट गैसेस की बात कर भी लूं तो उसमें भाई सारी की सारी एसिडिक गैसेस होती हैं, तो एसिडिक गैसेस को जब वाटर के साथ कंबाइन करोगे सोल्यूशन एल्कलाइन नहीं मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रॉन्ग। फिर वो कह रहे हैं देयर इज नो नीड टू ट्रीट एग्जॉस्ट गैसेस एज द प्रोडक्ट्स आर नॉन हैजर्डस। ओ भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, तो एग्जॉस्ट गैसेस में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हैजर्डस होते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा बेटा। फिर आगे चलें 23। वो कह रहे हैं आयोडो इथेन रिएक्ट्स विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एट 50 डिग्री सेल्सियस, अ प्रेसिपिटेट फॉर्म्स ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। आप जानते हैं कि जब आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको ये मिलकर प्रोवाइड करेंगे येलो प्रेसिपिटेट्स। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं व्हिच रो ऑफ द टेबल इज करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि आयोडाइड जा रहा है, अल्काइल हैलाइड ऑलवेज टेक्स प्लेस, अल्काइल हैलाइड ऑलवेज एग्जिबिट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इजंट इट? तो बेटा येलो प्रेसिपिटेट्स कहां पर है? यहाँ है और यहाँ है, और अल्काइल हैलाइड ऑलवेज अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो यहाँ है, एंड देयरफॉर डी इज द राइट आंसर। यहाँ लिख देते हैं अल्काइल हैलाइड always undergoes
nucleophilic substitution reaction. ठीक है. Question number 24. A student converts one iodopropane into butanoic acid by a two-stage chemical synthesis. In the first of the two stages, which reagent is reacted to this? बेटा आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कितने कार्बन है? 3, क्योंकि प्रोपेन है, और यहाँ कितने कार्बन एटम हो गए? 4. तो कार्बन एटम को इंक्रीज करने के लिए वी नीड साइनाइड आयंस, और साइनाइड आयंस हमेशा कहाँ से मिलते हैं? पोटेशियम साइनाइड से, इन इथेनॉल, एंड देयरफॉर C is going to be the right answer. ठीक है. Carbon atom increases via step-up reaction using potassium cyanide in ethanol. ठीक है, ये ध्यान में रखिए. उसके बाद वो कह रहे हैं क्वेश्चन 25 में 1 chloro 1 methyl cyclohexane is hydrolyzed by heating with NaOH. ठीक है, आप नोट करें ये टर्शियल alkyl halide है, which is why reaction takes place in two steps, which is why you will get a graph of two humps, and the valley between the two humps represents the intermediate. So this Z is basically the intermediate. वो कह रहे हैं 1 carbon atom in this compound is bonded to other 3 carbon atoms. What is the charge on the carbon atom at point Z? तो बेटा आप जानते हैं कि ये intermediate carbocation होगा, और intermediate क्योंकि टर्शियल alkyl halide है, intermediate carbocation, तो 3 degree alkyl halide form intermediate carbocation, and that carbocation has positive charge, which has positive charge. The right answer is C. फिर वो आपसे कह रहे हैं an alcohol with the molecular formula C5H12O decolorizes warm acidified potassium magnate 7. The alcohol also gives a yellow precipitate with alkaline aqueous iodine. तो अगर alcohol alkaline aqueous iodine के yellow precipitates दे रहा है, तो इसका मतलब that alcohol should contain CH3CHOH group. और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है अल्कोहल की, तो इसका मतलब it can be 1 degree alcohol क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं, और it can be secondary alcohol, I mean to say 2 degree alcohol क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. तो मेनली ये 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव हो जाएंगे आपके. सही है. व्हाट कुड बी द आइडेंटिटी ऑफ द अल्कोहल? तो 2 methyl butane 2-ol, तो ये तो टर्शियल अल्कोहल है, ये गलत हो जाएगा आपका. दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये तो ऑक्सीडेशन ही नहीं करेगा. डू नॉट ऑक्सीडाइज. सही है. ये भी गलत, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल can't give iodoform test except ethanol. याद आया आपको, मैंने लिखवाया था कि only ethanol gives positive test of iodoform, तो ये नहीं दे सकता. ठीक है, ये भी गलत. क्यों? क्योंकि इसमें CH3CHOH ग्रुप एक साथ नहीं लिखा हुआ. यानी आपको सोचना है, मैं बहुत स्पीड से सोच रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर. अब देखो आप इसको स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो. CH3CH2CHOH CH2CH3, तो देखिए इसमें नहीं है ना CH3CHOH ग्रुप एक साथ, इसलिए. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. 27. Which pair of test results would prove that the substance X is a ketone? तो X has no tolerance reagent. By the way, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि tolerance reagent का कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं आता. But X reacts with alkaline aqueous iodine. तो यार ये गलत हो सकता है. उसकी वजह ये है कि ये टेस्ट कीटोन भी देते हैं जब CH3CO ग्रुप हो, एल्डिहाइड भी दे सकता है जब इथेनॉल हो, और सेकेंडरी अल्कोहल भी दे सकता है जब CH3CHOH ग्रुप हो. इसका मतलब ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन. सही है.
फिर वो कह रहे हैं X इज रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, कीटोन रिड्यूस हो जाते हैं। X इज ऑक्सीडाइज, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, जो लिखा है ना कि X इज ऑक्सीडाइज तो कीटोन नेवर ऑक्सीडाइज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। नेक्स्ट, X रिएक्ट्स विद 2,4-DNPH, बिल्कुल सही बात है, कीटोन 2,4-DNPH से रिएक्शन करके येलोइश ऑरेंज प्रेसिपिटेट देते हैं। X हैज नो रिएक्शन विद फैलिंग रिएजेंट, बिल्कुल सही बात है, कीटोन कभी भी फैलिंग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करते। तो अगर एक रिएक्शन होगा एक नहीं होगा तो डिस्टिंग्विश कर लेंगे आप आसानी से। राइट आंसर इज सी। फिर वो कह रहे हैं आपसे कार्बन इज फाउंड इन स्पेयरमेंट ऑयल, व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन कार्बन इज रिएक्टेड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। बेटा ये आपके पास कीटोन है, ये कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल यहां बना, सेकेंडरी अल्कोहल यहां बना, तो या तो ए ठीक है या डी ठीक है। आप जानते हैं कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड इस एल्कीन से रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब एल्कीन विल इंटैक्ट एज इट इज, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां से इसने इसको रिमूव कर दिया, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो आप बताइए, सोडियम बोरोहाइड्राइड will not react with alkene, तो alkene as it is रहेगा। और ये भी बताइए कि will react with ketone, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं which compound is chiral and react with sodium carbonate to give carbon dioxide, तो कार्बन सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका मतलब एसिडिक होना चाहिए, तो एसिडिक ये है लेकिन कोई कायरल नहीं है, इसलिए गलत कर दिया हमने, ठीक है। नो एसिडिक, नो कायरल, कायरल है बट एसिडिक नहीं है, इसलिए है। कायरल है लेकिन एसिडिक नहीं है, इसलिए गलत कर दिया। यहां पर कायरल तो है लेकिन एस्टर है, नो एसिडिक, इसलिए ये भी गलत, तो राइट आंसर इज डी। उसकी वजह ये है कि ये कायरल कार्बन है और ये एसिडिक है। ठीक है जनाब। फिर वो कह रहे हैं आपसे द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स इज शोन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्स करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन एटम्स, सही है जी, 10 कार्बन एटम्स हैं, तो 10 कार्बन एटम्स यहां पर भी हैं, 10 कार्बन एटम्स यहां पर भी हैं, तो इसका मतलब ये दोनों तो रॉन्ग हो गए क्योंकि इसमें 10 कार्बन एटम्स नहीं है। अब आप ऑक्सीजन काउंट कर लो, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है। अब आप हाइड्रोजन काउंट करें, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 9 11 12 14 14 and 3 17, I think I'm missing one hydrogen। दोबारा से काउंट करें, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 and 2 18, तो ये टैली हो गया एंड देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के nitrogen forms a number of oxides, their enthalpies of formation are given, ठीक है, which statements are correct guys। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आई थिंक सो कि मुझे इस क्वेश्चन का डेटा ये उठा लेना चाहिए, पेज पे सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन काफी ज्यादा है इसमें। ठीक है जी, स्क्वायर पेज ले लें, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ इसको दे देते हैं जगह, सही जी। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
अच्छा जी, वो कह रहे हैं if N2O is oxidized by oxygen to NO2, 16 kilojoules per energy is released per mole of N2O. So बेटा हम ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट के लिए वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, हम फर्स्ट के लिए वर्किंग कर लेते हैं। और फर्स्ट के लिए है कि N2O को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट हो रहा है NO2 में। एंड ऑब्वियसली मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, नाइट्रोजन 2 है, 4 हो गए, तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए मैं यहाँ पर 3/2 कर देता हूँ। तो देखिए ऑक्सीजन 4 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गई, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। और हमें ये कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है उन्होंने, और फॉर्मेशन का डेटा गिवन है। तो जब फॉर्मेशन का डेटा गिवन होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट होगी साइकिल, ऐसा ही है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट होगी तो एरो यहाँ बनाइए, एरो यहाँ बनाइए। N2O की वैल्यू हमें गिवन है, N2O की वैल्यू हमें गिवन है +82, हमें NO2 की भी वैल्यू गिवन है, और NO2 की वैल्यू गिवन है +33। मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूंगा बेटा 2 से, क्योंकि मेरे पास 2 मोल्स हैं, सही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाइए, ये हो जाएगा x +82 -66 equals to 0, then x equals to -16 kilojoules per mole। तो इसका मतलब ये मेरा पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया, क्योंकि -16 kilojoules कह रहे हैं, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है ना बेटा, माइनस का मतलब, तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया मेरा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O to N2, okay, and oxygen is exothermic। अच्छा, फॉर्मेशन कर लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, N2O, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी गिवन है क्वेश्चन में, +82 kilojoules per mole, राइट। वो कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O का मतलब N2O is decomposed, thus reaction needs to be reversed। अगर मुझे डिकम्पोजिशन करनी है तो मैं रिवर्स जाऊंगा, तो ये +82 के बजाय -82 हो जाएगा। Hence its energy is going to be -82, so reaction is exothermic, so reaction is exothermic। तो ये दूसरा भी ठीक हो गया। आगे चले थर्ड, वो कह रहे हैं द रिएक्शन बिटवीन NO एंड ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक। तो बेटा जब NO और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये NO2 बना लेता है, सही है। यहाँ हाफ कर दीजिए इसको, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। NO की एनर्जी की वैल्यू गिवन है, वो है आपके पास +90, और NO2 की एनर्जी की वैल्यू गिवन है विच इज +33। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाइए, तो ये हो जाएगा आपके पास x +90 minus +33 equals to 0, then x equals to
x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, एक मिनट, 90 माइनस 33 57 वहां जाएगा तो ये माइनस 57 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का साइन, इसका मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो मेरा थर्ड आंसर भी ठीक है, इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है ना बेटा। फिर वो आपसे कह रहे हैं which statement are correct, enthalpy of combustion of hydrogen equals to enthalpy change of formation of water। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने भी आपको पढ़ाई है कि combustion of hydrogen is equals to formation of water। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, enthalpy of formation of hydrogen is always equals to enthalpy of atomization of hydrogen, that's wrong। Why it is wrong? Why it is wrong? Because formation of H2 is always zero। तो एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन जीरो थोड़ी होगी। तो जब पहला गलत हो जाता है, राइट आंसर इज डी। फिर वो कह रहे हैं आपसे यूनिट ऑफ केएसपी, the unit of Kc for an equilibrium reaction are mole inverse dmq। वो कह रहे हैं what could be the equation for this equilibrium। ओके, तो भाई एक काम करते हैं, Kc लिखते हैं ऑप्शन ए के लिए। ये हो जाएगा Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ D ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब यार ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो जाएगी, तो यूनिट बनेगी 1 मोल पर डीएमक्यू। तो फाइनल यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स डीएमक्यू। तो ए में ही आंसर आ रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा देखिए, केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पी एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्यू। तो यहां पर भी सेम सिनेरियो है, ये 1 मोल पर डीएमक्यू हो जाएगा और यूनिट फाइनली क्या हो जाएगी आपके पास, मोल इनवर्स डीएम क्यू। तो ये भी सही है। थर्ड देखो, थर्ड में Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Y कंसंट्रेशन ऑफ Z ओवर कंसंट्रेशन ऑफ W एंड कंसंट्रेशन ऑफ X पावर स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर डीएम क्यूब और इसकी यूनिट हो जाएगी मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6, क्योंकि स्क्वायर है। तो यूनिट बनेगी 1 मोल पर डीएम क्यूब, राइट। तो फाइनल यूनिट क्या होगी, मोल इनवर्स डीएम क्यूब। तो ये भी ठीक है, इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 34 में कह रहे हैं मिथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बाय रिएक्टिंग CO विद हाइड्रोजन। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। वो कह रहे हैं द प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट एट दिस kilopascal pressure at 1150 Kelvin। Which statement about this reaction are correct? वो कह रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। दैट्स राइट। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज मोर इफेक्टिव कोलिजन विल अकर। दैट्स राइट। फिर वो कह रहे हैं lowering the temperature will reduces the rate of reaction। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर कम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो तो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड कर देगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इज डी। Which rows correctly shows the relative electrical conductivities of the
sets of 3 period 3 elements. यार relative electrical conductivities of the sets. तो greatest electrical conductivity किसकी होती है? सोडियम की. उससे कम उससे कम किसकी होगी? सिलिकॉन, क्योंकि सेमीकंडक्टर होता है. सबसे कम किसकी होगी? क्लोरीन की. एल्यूमिनियम मेटल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटेस्ट. मैग्नीशियम मेटल है, उससे कम होगी. और फास्फोरस नॉन मेटल है, सबसे कम होगी. ये तीनों के तीनों क्या है? नॉन मेटल. इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी, व्हिच इज व्हाई राइट आंसर क्या होगा? बी. ओके, नेक्स्ट. 3 टेस्ट ट्यूब X, Y and Z each contain water. ठीक है. सोडियम क्लोराइड को अगर मैं वाटर में प्लेस करूंगा तो ये NaCl एक्वस बना लेगा. और NaCl एक्वस का न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, सो इट हैज अ pH of 7. SiCl4 को अगर मैं वाटर के साथ मिक्स करूंगा तो ये बनाएगा SiO2 प्लस HCl. HCl बनेगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो जाहिर सी बात है pH 2. AlCl3 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में HCl बनाएगा. इफ यू रिमेंबर द इक्वेशंस, क्योंकि HCl बना इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH 2. After a short time, 2 drops of universal indicator solution are added to each test tube. Which statement are correct? The pH in test tube is 7. बिल्कुल ठीक बात है. The pH in test tube Y is 2. बिल्कुल सही बात है. The pH in test tube Z is 2. ये भी बिल्कुल सही बात है. बेटा मैंने इससे रिलेटेड 2 to 3 pH लिखवाई है, इससे रिलेटेड भी 2 to 3 pH रेंज लिखवाई है. तो वो रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, which means A is the right answer. ठीक है. मैंने आई बिलीव आपको चीजें याद होंगी. ये सारा इंफॉर्मेशन आपके रजिस्टर में आपको याद है, तो मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया. वो कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आर इज शोन, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड आर आर करेक्ट. ठीक है. वो कह रहे हैं द एमआर इज 116. ओके. 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, तो 12 टाइम्स 5 हो जाएगा, प्लस 1 2 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 टाइम्स 3 हो जाएगा. हाइड्रोजन काउंट करो, 1 3 + 3 6 + 7 और 1 8. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 116 हो जाएगा. 12 टाइम्स 5 प्लस 16 टाइम्स 3 प्लस 8, तो 116 हो रहा है ये. इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया. फिर वो कह रहे हैं इट कंटेन 2 ग्रुप्स दैट शोज स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक्स 16N and this in its infrared spectrum. बेटा ये आपके पास कार्बोनाइल है, तो पी किस पर आ रही होगी? यहां पर भी आपके पास कार्बोनाइल है, तो पीक की रेंज ये होगी. तो ये कार्बोनाइल की पीक हो सकती है, तो ये ठीक है. फिर वो कह रहे हैं इट्स ओनली इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन बिटवीन 25 and 30 इज शार्प एंड स्ट्रॉन्ग. या शार्प एंड स्ट्रॉन्ग पीक जो है वो CWH की होगी इस रेंज के अंदर, है ना. बट प्रॉब्लम ये है इट इज नॉट द ओनली शार्प एंड स्ट्रॉन्ग. So it is not only sharp and strong. Carbonyl also has a strong peak. In fact, लिखा हुआ भी है ये रहा. ठीक है. तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पीक नहीं होगी, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा. ये आंसर बी हो जाएगा. Question 38. During the bromination of methane, methyl free radical is generated. Possible termination step for this reaction in the formation of ethane by the combination of 2 free radicals. What could be produced of the termination step during the bromination of propane? Guys, we did this in class. If you remember, I hope you remember. मैंने आपसे कहा था कि जब प्रोपेन बनेगा तो आपके पास 2 तरह के रेडिकल्स बनेंगे प्रोपेन से. एक ये बनेगा और दूसरा प्रोपेन से ये वाला रेडिकल भी तो पॉसिबल है. शायद आपको याद आया हो, हमने क्लास में किया था. ये जब आपस में कंबाइंड होंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी हेक्सेन, CH3 CH2 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 CH3, राइट. और ये प्रोडक्ट कहाँ लिखी हुई है? ठीक है. ये भी तो हो सकता है कि ये आपस में कंबाइंड हो जाएं तो आपको ये प्रोडक्ट देते हैं CH3 CH CH3 CH CH3 CH3. अब आप नोट करें ये प्रोडक्ट कहाँ लिखी हुई है? ये प्रोडक्ट सेकंड में लिखी है.
सही है। ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों मिलकर आपस में कंबाइंड हो जाए, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 फिर CH फिर CH3 फिर CH3। तो ये प्रोडक्ट कहाँ लिखी हुई है? थर्ड में लिखी है, तो थर्ड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये फर्स्ट तो रॉन्ग है, ये बन ही नहीं सकता। सही है। The next question is question 39. Okay, and 3 reactions of primary alcohols are listed. Which reaction gives water as one of the product? Obviously, gives ester and water. ये ठीक है। Reaction with HBr, तो जाहिर सी बात है ये वाटर देगा रिएक्शन करने पे, तो ये भी ठीक है। ये मैंने रिएक्शन पहले भी करवाया, आपके रजिस्टर में भी लिखा है, मैं दोबारा से अभी करवा देता हूँ। ये है आपके पास एल्कोहल, लेट सपोज, और ये आपके पास HBr है, तो ये अल्काइल हैलाइड बनाएगा और वाटर बना लेगा। तो वाटर तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि वाटर बताओ कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी ठीक है, जब डिहाइड्रेशन होगी तो वाटर देगा, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर X। ठीक है, आप नोट करें आपके पास एस्टर लिंकेज है इन सब में, और जब एस्टर लिंकेज है तो एस्टर कैन इजीली हाइड्रोलाइज विद सल्फ्यूरिक एसिड, कैन इजीली हाइड्रोलाइज विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, सोडियम मेटल से रिएक्शन नहीं करता। यहां लिख दीजिए कि एस्टर कैन इजीली hydrolyzed with acidic and alkaline medium. Acidic and alkaline medium. Acidic and alkaline medium. ठीक है guys, thank you very much everyone.